हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 108 देखेंगे आज। इसमें आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आज ये क्लास लाइव आनी थी आपकी, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव सेशन शुरू नहीं हो पाया। तो इसलिए दोस्तों इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से टेस्ट को करेंगे दोस्तों। बाकी जितने भी देखिए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करूं मैं, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है सचिवालय रक्षक का, उसके बाद स्नातक स्तरीय एग्जाम है, बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज आती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी आप स्किप ना करें। जितने भी टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, इनको अटेम्प्ट जरूर करना आप लोग। बाकी एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू तो जरूर देखना है, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज, जीएस टेस्ट सीरीज का 108 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कि आपका 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि देखिए पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम आया था दोस्तों, लागू हुआ था। और इसकी 30वीं वर्षगांठ थी अभी। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। एंड इस बार जो 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह था, इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अटेंड किया था और पंचायती राज से संबंधित व्याख्यान वगैरह भी दिए थे वहां पे। तो मध्य प्रदेश के रीवा में ये हुआ था आयोजित। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र का अध्यक्ष था। तो देखिए संविधान सभा आपकी जो बनती है ना, संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946। और उसमें जो अलग अलग पदाधिकारी थे वो अलग अलग थे। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष अलग थे। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष अलग थे, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, कई तरीके से। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, ठीक है, तो कई चीज, प्रांतीय जो हमारे जो काउंसिल थी उसका कौन था अध्यक्ष, तो सब पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ पर संविधान सभा का जो उद्घाटन सत्र हुआ था, तो उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए उद्घाटन सत्र हो रहा है तो अस्थायी अध्यक्ष ही होंगे ना, उसमें वही कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है भाई जिसको भंग नहीं लेकिन समाप्त किया जा सकता है? बताइए इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो देखिए राज्य विधान परिषद भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है दोस्तों। इसको राज्य विधान, जो हमारा विधानमंडल होता है ना, उसका उस उच्च सदन कहा जाता है इसको। जैसे हमारा केंद्र में हम देखते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है, ऐसे ही राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है और निम्न सदन हमारा विधानसभा होती है। और देखिए संसद के द्वारा और राज्य की सहमति से किसी राज्य की विधान परिषद को या उच्च सदन सदन को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, समाप्त हो सकती है लेकिन भंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसका भी सीन सेम राज्यसभा की तरह होता है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कितनी अवधि के लिए प्रारंभ किया है। तो देखिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया गया दोस्तों, जो भी हमारे विज्ञान है, तकनीकी है, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, R&D करने के लिए दोस्तों इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को शुरू किया गया है। और इसके लिए सरकार ने 6,003 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है इस बार। ठीक है, और अच्छी बात भी है, देखिए देश में अगर किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट को पैसा देंगे, तब जाके देश कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, नया कुछ ना कुछ इन्वेंशन होंगे, और उससे दोस्तों एक खाद बनती है पूरे ग्लोबली। तो ये बहुत बढ़िया एक कदम है। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से लेकर शुरू किया गया है 2030-31 तक। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 2030-31। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में आकस्मिक निधि की स्थापना कब हुई थी। तो जो इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपका एक अलग से संचित निधि होती है इमरजेंसी की, जो कि कभी जैसे जरूरत पड़ जाती है देश को तो उस समय यूज की जाती है। जैसे कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, आंतरिक में अगर मैं बोलूं कि कोई आपदा आ गई,
और भी चीजें हो जाती है, तो उसमें आकस्मिक निधि होती है उपयोग में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1950 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1950। अगला क्वेश्चन है भाई, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष आरोपित किया था? तो देखिए, जजिया कर दोस्तों आपका बहुत पहले से चला आ रहा था सल्तनत काल से, और जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अकबर नहीं चाहता था कि तीर्थ यात्रा पे किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाए, क्योंकि सबका जो मजहब है और सबका जो अ, ईश्वर है, उसके दीदार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकबर इस बात को मान रहा था और अकबर ने ये समाप्त किया था। लेकिन जैसे औरंगजेब आता है दोस्तों गद्दी पर फिर से, तो औरंगजेब ने इसको दोबारा शुरू कर दिया था 1679 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1679, ठीक है। औरंगजेब दोस्तों, इसने देखिए औरंगजेब के बारे में बहुत से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। औरंगजेब ने देखिए सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को भी तोड़वाया था औरंगजेब ने ये जजिया कर शुरू किया था। औरंगजेब ने एक और काम किया था दोस्तों, औरंगजेब ने जो सत्ता के लिए हम पढ़ते हैं ना उत्तराखंड इतिहास में भी, दारा सिको और सुलेमान सिको वाला जो सीन हुआ था, औरंगजेब ने मतलब औरंगजेब का जो कैरेक्टर था बहुत अलग टाइप का था। बाकी जो राजा थे मुगल सम्राट थे वो ठीक थे, बट औरंगजेब को तभी जिंदा पीर भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट, ये एक जासूसी यानी कि स्पाई सैटेलाइट है, और इसको लॉन्च करने वाली जो कंट्री बनी है दोस्तों, ये अप्रैल का करंट अफेयर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका इजराइल, ठीक है। इजराइल राइट आंसर है, तो इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे देगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने देखिए आजाद हिंद फौज को ही दिल्ली चलो का नारा दिया था, और ये नारा दिया गया था कहां से? सिंगापुर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में आपको बताना है बाउल ऑफ जो राइस होता है किसको कहा जाता है, धान का कटोरा या चावल का कटोरा, दिए गए विकल्पों में। एंड द राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है दोस्तों, आंध्रा के आसपास का, तेलंगाना के आसपास का जो एरिया है, ये पूरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला, इसको बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, ठीक है, धान का कटोरा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलते हैं भाई, भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, कम्बम अंगूर किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जीआई टैग लगातार मिलते रहते हैं भारत के सभी राज्यों के विशिष्ट उत्पादों को, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण होता है जो एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक कम्बम अंगूर है जो कि रिलेट करता है तमिलनाडु से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को मिला है जीआई टैग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि मान लीजिए कोई तालाब है और उस तालाब में बहुत ज्यादा शैवाल हो जाता है सडनली, ठीक है, मतलब शैवाल का विस्फोट हो जाता है, तो और पूरा तालाब में ज्यादा शैवाल ही शैवाल हो जाता है, इसका रीजन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपोषण के कारण ये होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जल की जो भी जल में जैसे प्रदूषण होता है ना, जल के प्रदूषण की वजह से दोस्तों जो शैवाल होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों कि जल में शैवाल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और उससे क्या होता है जलीय जंतु और जो उस नदी का एक बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस घटना को कहा जाता है सुपोषण। तो और जैसे दिल्ली की यमुना नदी में ज्यादा देखने को मिलेगा, सुपोषण को काफी ज्यादा होता है वहां पे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित होगा? तो देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा भाई 2023 में। ये 50 ओवर के ओडीआई वाली टूर्नामेंट की बात हो रही है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। और इस बार का जो वेन्यू रहेगा भाई वो रहेगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंडिया को भाई मेजबानी मिली है 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों,
और इस बार का जो 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस था, इसकी थीम थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सभी का स्वास्थ्य। तो ये इसकी थीम थी इस बार की। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया था? देखिए, भारत सरकार द्वारा लाया गया था आपदा प्रबंधन एक्ट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है इसको दोस्तों। और ये भाई एक हिसाब से क्रिया में आया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2005 से। ठीक है, 2005 से आपदा वाला एक्ट हमारा क्रियान्वित हुआ था। आपको पता ही है दोस्तों, 2004 के आसपास भयंकर सुनामी आई थी, और भारत के जितने भी उसमें पूर्व नियोजित तरीके थे वो वहां पे सब क्या हो गए थे, खस्ता हाल हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे। तो सरकार को कहीं ना कहीं लगा यार भारत में एक आपदा प्रबंधन एक्ट भी होना चाहिए, और उसके अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं वो एक अच्छे तरीके से चरणबद्ध तरीके से उनको सुनियोजित किया जाए, और साथ ही कभी भी ऐसी आपदा घटित होती है इन फ्यूचर में तो उस पर त्वरित एक्शन भी लिया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए चीजें हुई, फिर बाद में देखिए आप एनडीआरएफ हो गया, एचडीआरएफ हो गया, स्टेट में एचडीआरएफ उसी तर्ज पे बनी है। चलिए फिर से करंट का क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, फसल बीमा जो योजना है दोस्तों, इसके लिए जो सबसे अच्छा काम किया है किस राज्य ने किया है, ये राज्य है भाई कर्नाटक, और इसको पहला स्थान दिया गया है पूरे देश में। ठीक है, देखिए फसल बीमा योजना दोस्तों, हर किसान को फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए। फसल बीमा योजना में ऐसा होता है, मान लीजिए कोई फसल हो रही है, जैसे अभी मान लो धान की फसल आप बोई जाएगी, ठीक है, गर्मी का टाइम आ रहा है, और अगर किसान उस धान की फसल का बीमा करवाता है तो किसी भी प्रकार की आपदा आने से अगर वो फसल नष्ट होते हैं तो उस जितनी भी उपज है उस उपज का जो भी बीमा राशि उसके लिए अधिग्रहित की गई है वो बीमा राशि संबंधित किसान को मिलती है, यानी कि फसल का बीमा हुआ एक हिसाब से। फसल डैमेज होने में, कुछ भी प्रॉब्लम होने पर किसान को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जो प्रोग्राम है ये फसल बीमा प्रोग्राम, इसको सबसे अच्छे तरीके से लागू किया है या ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचारित किया है या कार्यान्वयन किया है कर्नाटक राज्य ने, तो ऑप्शन बी सही है आज इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में देखिए दोस्तों, चुनाव का रिजल्ट आ गया है और कांग्रेस ने इस बार का चुनाव कर्नाटक का जीत लिया है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है वहां पे। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर दोस्तों, वेब ब्राउजर से मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन जहां पे जाकर हम नेट सर्फिंग करते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे वेबसाइट हो, कोई भी लिंक खोलना हो, जिस पे जाकर हम ओपन करते हैं वो होता है ब्राउजर। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, गूगल क्रोम ये एक वेब ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। इसके अलावा दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया चाइना का, ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, और ये सभी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के जो नियम है दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी खोज करने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, कैपलर ने किया था ये खोज, ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी कैपलर ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए, जनधन योजना दोस्तों, ये इसको ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया इस योजना को। ये संसार की सबसे बड़ी वित्त पोषित योजना है, जिसमें जीरो अकाउंट खोले गए दोस्तों भारत के उन नागरिकों के भी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, और बहुत बड़े पैमाने पे जनधन योजना अभी तक सफल हुई है दोस्तों। और इसको शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, अगस्त 2014 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी एक एजेंसी है भारत में जो रोजगार देखती है और बेरोजगारी का भी अनुमान लगाती है कि कितनी बेरोजगारी है, इसका आकलन करती है? ठीक है, तो ये संस्था है भाई NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। हाल में ही किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला देश, पहली बार इसने अपना लॉन्च किया दोस्तों, इस देश ने पहला इसका कोई सैटेलाइट है टाइफा 1, और ये देश है केनिया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री केनिया ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया, और ये इसने लॉन्च किया दोस्तों किसकी मदद से?
स्पेस एक्स कंपनी की मदद से। ठीक है, स्पेस एक्स जो कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है, टेस्ला और स्पेस एक्स। ठीक है, तो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो फाउंडर है दोस्तों, उसका नाम आपने कमेंट करना है, कमेंट करो, चलिए क्या नाम है इनका बताइए। तो दोस्तों, तो टाइफा वन को लॉन्च किया है केनिया ने, स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और केनिया बन गया भाई पहला अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने वाली कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता है मुझे आगामी परीक्षा में जरूर बनेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट, जीके टेस्ट पार्ट 108। आशा करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चन थे आपने अच्छे से इनको पढ़ा होगा पहले और अच्छे से आपने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया होगा। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। आज लाइव सेशन हो नहीं पाया, तो कोशिश करेंगे कि ऐसे जिस दिन लाइव सेशन नहीं होगा तो फिर भी हम आपको रिकॉर्डेड सेशन देंगे ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम पे। हमको लगता है ना कि कंटिन्यूटी ने अगर मिस भी हो रही तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बड़ा फर्क पड़ता है। कभी भी कोशिश करें कि आप भले किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ते हैं, अगर किसी दिन समय ना भी मिले तो 1 घंटा फिर भी कोशिश करेगा कि आप पढ़ सकें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी एक रूटीन होता है दोस्तों, तो बिल्कुल भी इस रूटीन को स्किप ना करें आप लोग, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम होते हैं फिर। क्योंकि देखिए, जब भी हम पढ़ेंगे नहीं या टाइम वेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो कोई ना कोई बंदा और तो है ही ना जो पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। देखिए, गर्मी का मौसम आ गया, कितनी गर्मी पड़ रही है अभी। ठीक है, तो ऐसे अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, भविष्य में ऐसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, इतना तो आप भी जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन समाप्त करता हूं मैं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।